जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बाहर से लाई हुई गाड़ियों को जम्मू कश्मीर में दोबारा से रजिस्टर कराने का मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और आज खबर के मुताबिक एक रिट पिटिशन जो है वो हाई कोर्ट में दायर की गई है और इस रिट पिटिशन को एंटरटेन करने के बाद हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के एडवोकेट जनरल को कोर्ट के समक्ष 7 अप्रैल 2021 को हाजिर होने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक रिट पिटिशन सिविल नंबर 669/2021 टाइटल ज़हूर अहमद भट्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें इन्होंने आरटीओ कश्मीर का 27 मार्च 2021 का एक ऑर्डर जो है उसको चैलेंज किया है। आज कोर्ट में उस पर सुनवाई हुई और कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये कहा वो इस मामले को सुनेंगे और एडवोकेट जनरल जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के जो एडवोकेट जनरल हैं उन्हें कहा है कि 7 अप्रैल 2021 को वो कोर्ट के समक्ष पेश हो जाएं। आपको ये बात बता दें कि जम्मू कश्मीर में बाहर से जो गाड़ियां लोग लाते हैं, बाहर का मतलब ये हो गया कि किसी भी दूसरे राज्य से या यूनियन टेरिटरी से अगर आप गाड़ी वहाँ पर ख़रीदते हैं और उसके बाद उसे आप जम्मू कश्मीर लाते हैं और आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और उसके बाद आप उस गाड़ी को पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में ही चला रहे हैं तो उसको रजिस्टर किया जाना चाहिए। ये मामला जो है ये तब बना जब कश्मीर घाटी में अनंतनाग, कुलगाम, श्रीनगर और बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अचानक से आरटीओ और एआरटीओज़ ने ड्राइव शुरू कर दिया, गाड़ियों की धरपकड़ शुरू कर दी, गाड़ियों की धरपकड़ शुरू कर दी और ख़ासकर उन गाड़ियों की जो बाहर से आई हैं और कश्मीर में चल रही हैं और उनकी नंबर प्लेटें जो हैं यानी उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो जम्मू कश्मीर की नहीं, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश या किसी और स्टेट की है। जब ये हुआ उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर आरटीओ कश्मीर और आरटीओ जम्मू दोनों ने, आरटीओ श्रीनगर और आरटीओ जम्मू दोनों ने अखबारों के अंदर बाज़ाब्ता नोटिस लगवाए और उन नोटिसों में उन्होंने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की सेक्शन 47 से लेकर सेक्शन 52 तक का हवाला दिया और ये कहा कि इन सेक्शंस को पढ़ा जाए। इन सेक्शंस के अंदर साफ तौर पर ये लिखा गया है कि अगर आप गाड़ी बाहर से लाते हैं तो आपको उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में आने के बाद दोबारा से करानी होगी। ये मामला बनने के बाद अब चूंकि ये कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है, लेकिन आखिरकार 47 सेक्शन से लेकर 52 सेक्शन तक क्या है। एक बात तो साफ तौर पर आपको ये समझनी होगी कि अगर सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की बात की जाए तो उसके प्रावधानों में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये कहा गया है कि जब आप गाड़ी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाते हैं और आप 12 महीने से ज़्यादा का समय आपको दूसरी स्टेट में उस गाड़ी को चलाते हुए हो गया है तो जो गाड़ी का मालिक है उसके लिए ये मैंडेटरी है कि वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास जिस जुरिस्डिक्शन में वो गाड़ी इस समय चल रही है फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करे। और उसमें ये भी आके कहा गया है कि जिस समय आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें आपके पास एक एनओसी सेक्शन 48 के तहत एक एनओसी आपके पास होनी चाहिए। अब वो एनओसी बेसिकली क्या है वो भी आपको थोड़ा सा बताते हैं। एनओसी का मतलब ये हो गया कि आप जिस स्टेट, मिसाल के तौर पे आपने दिल्ली जाकर डीएल नंबर की एक गाड़ी आज से 2 साल पहले ख़रीदी है। जब आप वो गाड़ी ख़रीदते हैं, ख़रीदने के बाद आप उसको श्रीनगर ले आए या आप उसको जम्मू ले आए और गाड़ी इस समय जम्मू में या श्रीनगर में चल रही है, गाड़ी को 2 साल हो चुके हैं तो उसका मतलब साल से ज़्यादा का पीरियड हो चुका है। साल से ज़्यादा का पीरियड होने के बाद अब आपको गाड़ी को दोबारा से जम्मू कश्मीर में रजिस्टर कराना है। ये चीज़ सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट ने मैंडेटरी करी हुई है और रजिस्टर कराने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना है आरटीओ के पास और उस एप्लीकेशन के साथ एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना है। वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्या है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बेसिकली ये है कि जिस समय आपने गाड़ी खरीदी, जो गाड़ी का मालिक है वो गाड़ी आपके नाम पर ट्रांसफ़र करता है। जाहिर सी बात है जिस समय आप गाड़ी खरीदते हैं, जिस भी जगह पर ट्रांसफ़र हुई है गाड़ी,
ट्रांसफरर जो उस व्हीकल का है उसे फौरन उस रजिस्टरिंग अथॉरिटी को, जिस रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास वो गाड़ी रजिस्टर्ड है, उसे इन्फॉर्म करना है कि जनाब मैंने ये गाड़ी अब बेच दी है, अब इस गाड़ी का मालिक जो है वो फला फला है। जाहिर सी बात है जब आप गाड़ी का ट्रांसफ़र कराते हैं, ट्रांसफ़र कराते समय अगर आप दिल्ली से गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो दिल्ली के जिस आदमी ने गाड़ी आपको बेची है उसका एड्रेस होगा, उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर बाज़ाब्ता तौर पर उसका नाम, उसका एड्रेस, वो तमाम चीज़ें होंगी। जब आप ट्रांसफ़र कराएंगे तो आपका नाम और आपकी पूरी तफसील उसके अंदर आएगी और तफसील में आपका एड्रेस भी लिखा जाएगा। अगर आपने अपना परमानेंट एड्रेस, जिस एड्रेस पर आपने गाड़ी रजिस्टर करानी है, वो जम्मू कश्मीर में लिखाया है, कश्मीर लिखाया है, जम्मू लिखाया है, बडगाम लिखाया है, जम्मू लिखाया है, डोडा लिखाया है, जो भी जगह लिखाई है, तो जाहिर सी बात है आपको उस गाड़ी को जब आप यहाँ ले आएँ, साल से ज़्यादा का समय अगर हो, और ये भी ध्यान रखें 1 साल से ज़्यादा का पीरियड आपको अगर हो गया हो उस गाड़ी को यहाँ लाए हुए, तो आपको उस गाड़ी को री रजिस्टर करना है, यानी आपको वो गाड़ी जम्मू कश्मीर में दोबारा से रजिस्टर करानी है। जम्मू कश्मीर का नंबर उस गाड़ी को लगेगा, जेके नंबर लगेगा और डीएल नंबर उस गाड़ी से हट जाएगा। अब दूसरी चीज़, 1 साल के पीरियड का पता कैसे चलेगा? 1 साल के पीरियड का पता एनओसी से चलता है। जिस समय आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, दिल्ली की गाड़ी है, दिल्ली का आरटीओ आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर ये गाड़ी जम्मू कश्मीर में रजिस्टर होती है। उस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर जो डेट दिया होगा उस डेट के बाद 1 साल तक किसी भी समय उस डेट के बाद देखा जाएगा 1 साल का पूरा समय, और आपको वो गाड़ी जम्मू कश्मीर में आकर रजिस्टर करानी होगी। ये कानून कहता है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि मान लीजिए आप ये कहें कि जी मैंने तो एनओसी के लिए अप्लाई किया था, मुझे एनओसी अभी तक मिली नहीं, जो अक्सर व बेशतर लोगों की शिकायत होती थी, तो उसके लिए भी प्रावधान ये है कि अगर आपको एनओसी, अगर आपके पास, आप ये कहते हैं कि आपने अप्लाई किया, एनओसी अभी तक मिली नहीं, तो उसमें भी कानूनी प्रावधान बता दिया गया है। कानूनी प्रावधान एनओसी के लिए ये है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा। जिस समय एप्लीकेशन एनओसी के लिए आपके पास आती है तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी इंक्वायरी करेगी और जो कंडीशंस रिक्वायर, जो कंडीशंस होंगी वो तमाम कंडीशंस आप अगर फुलफिल करते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, अगर रजिस्टरिंग अथॉरिटी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देती, अगर 30 दिन के अंदर अंदर जिस रजिस्टरिंग अथॉरिटी से, यानी अगर दिल्ली का आरटीओ आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन देने के बाद आपको एनओसी नहीं देता, आपकी एप्लीकेशन देने के बाद आपको एनओसी रिफ्यूज़ नहीं करता, तो मान लिया जाएगा कि आपको एनओसी मिल गई। दूसरा ये कहा गया, एनओसी देने से पहले आरटीओ के लिए मैंडेटरी किया गया है कि आपको पुलिस से एक रिपोर्ट राइटिंग में लेनी होगी कि जिस गाड़ी को आप ख़रीद रहे हैं उस गाड़ी को लेकर चोरी का कोई केस कहीं पर बना हुआ नहीं है। यानी एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज जानते हैं आप व्हीकल थेफ्ट की रिपोर्ट जो एनसीआरबी से मिल जाती है, कहीं ये गाड़ी चोरी की नहीं तो नहीं है। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एनओसी लेने से पहले ये काम रजिस्टरिंग अथॉरिटी का है कि उन्हें पुलिस से राइटिंग में एक रिपोर्ट लेनी है कि इस गाड़ी को, जिस गाड़ी के लिए एनओसी मांगा जा रहा है, ये गाड़ी चोरी की गाड़ी नहीं है। और उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, और इज वेरीफाई वेदर ऑल द अमाउंट्स, और उसके बाद ये भी वेरीफाई करना है कि रोड टैक्स इस गाड़ी ने पूरा भरा हुआ है, ठीक है, और बाकी तमाम और अगर कुछ चीज़ें प्रेस्क्राइब करती है गवर्नमेंट, वो तमाम चीज़ें भी वेरीफाई करके उसके बाद एनओसी रजिस्टरिंग अथॉरिटी देगा। उसके बाद एक और चीज़ कहा गया है, मालिक की भी ये जिम्मेदारी है कि वो लिखित रूप में रजिस्टरिंग अथॉरिटी को गाड़ी की चोरी के बारे में बता दे। यानी मान लीजिए आपकी गाड़ी अगर चोरी होती है तो आपने क्या करना है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी को गाड़ी की चोरी के बारे में बताना है, किस थाना क्षेत्र से वो गाड़ी चोरी हुई है, जहां पर रिपोर्ट लिखाई गई है, और रजिस्टरिंग अथॉरिटी को उस रिपोर्ट का संज्ञान लेना है। और संज्ञान लेने के बाद जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, ओनरशिप ट्रांसफ़र के लिए डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते वक्त अगर कोई भी एप्लीकेशन आती है जिसमें किसी ने एनओसी मांगा है, रजिस्ट्रेशन के लिए आया है,
ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के लिए आया है या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगने के लिए आया है, हर गाड़ी की वेरिफिकेशन करनी है कि जिस गाड़ी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है कहीं ये गाड़ी चोरी की गाड़ी तो नहीं है। ये तमाम वेरिफिकेशन जब होंगी, उस वेरिफिकेशन के बाद जो है एनओसी दिया जाएगा और यही एनओसी लेकर री रजिस्ट्रेशन के लिए आपने एक स्टेट से, अगर किसी भी स्टेट से अगर आपने गाड़ी लाई है और वो गाड़ी आप जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा अगर टाइम आपको हो चुका है, तो आपने री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। और री रजिस्ट्रेशन में एक आपका एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन के साथ में आपकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगी। अच्छा, उसके बाद एक और मामला, बहुत सारे लोग परेशान हैं, वो ये भी है कि अगर कोई आपकी गाड़ी हायर परचेज़ का कोई मामला है, उसके साथ लीज पर ली है या किसी हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट के तहत आपने ली हुई है, आपने एप्लीकेशन देनी है री रजिस्ट्रेशन के लिए। उसमें एनओसी उस आदमी से लेनी है जिस आदमी के साथ आपने एग्रीमेंट किया हुआ है। और उसके अलावा जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 51 के, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि सेक्शन 51 के प्रोविजंस क्या हैं। हायर परचेज एग्रीमेंट के केस में कहा गया है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऐसी गाड़ी की एप्लीकेशन देते हैं जो हायर परचेज पर है, लीज पर है, हाइपोथिकेशन पर है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जब एंट्री करेगी कि और उस एंट्री में लिखेगी कि ये जो गाड़ी है ये हाइपोथिकेटेड है, हायर परचेज है या ये लीज पर ली गई है, जहां ऑनरशिप मोटर व्हीकल की ट्रांसफ़र की जा रही है और ट्रांसफरी जो है उस कोई आदमी है जो आखिरी रजिस्टरिंग अथॉरिटी है। जब उसके पास एप्लीकेशन जाएगी, वो पार्टीज़ को ये कहेगी कि जो भी एग्रीमेंट आप दोनों के बीच में हुआ है वो भी अब आरसी का पार्ट बनेगा। ठीक है, ये भी आप तक मैंने जानकारी पहुंचाई। अब उससे एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे मैंने आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और उसके बाद एक और सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और जो आपको 2 साल का पीरियड, 1 साल का पीरियड दिया गया है कि 1 साल के पीरियड के अंदर 1 साल का पीरियड ख़त्म होने के बाद आपको उस गाड़ी को रजिस्टर कराना ही है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जी मैं तो 6 महीने दिल्ली रहता हूँ, 6 महीने श्रीनगर रहता हूँ। जब आप 6 महीने दिल्ली रहते हैं, 6 महीने श्रीनगर रहते हैं, तो इसका मतलब हो गया आपने गाड़ी तो ले ली है ना। गाड़ी लेने के बाद अगर आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपका श्रीनगर का है, कश्मीर का है और गाड़ी 6 ही महीना आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद आप दिल्ली चले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है एनओसी ट्रांसफ़र करते वक्त, गाड़ी को ट्रांसफ़र करते वक्त देखा जाएगा कि ट्रांसफ़र करने के बाद आपने एनओसी लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको अपने नाम पर गाड़ी तो चाहिए, तो एनओसी मैंडेटरी है। अगर आप दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में आपका कोई एड्रेस है, दिल्ली के एड्रेस पर आपने गाड़ी ली है, दिल्ली के एड्रेस पर अगर आपने गाड़ी ली है तो फिर मामला दूसरा हो जाता है। फिर उस मामले में आप अगर दिल्ली की गाड़ी कश्मीर लेकर आते हैं और वो वहीं पर ट्रांसफ़र हुई है, दोनों जगह का एड्रेस आपका दिल्ली का ही है और आप दिल्ली की गाड़ी कश्मीर में चला रहे हैं, आप 1 दिन चलाएं, 10 दिन चलाएं, 20 दिन चलाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बोला एनओसी की डेट पर मुनसर है कि आपकी गाड़ी जो है री रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है उसकी या री रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। सिंपल सीधा है कि आप अगर जम्मू कश्मीर के बाशिंदा हैं तो री रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है आपके लिए। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये इख्तियार दिए गए हैं, वो किसी भी समय गाड़ी के मालिक से, जिसने गाड़ी बाहर से लाई है, उससे तमाम तफसीलात मांग सकती है, पूछ सकती है कि जनाब ये बताइए आपने ये गाड़ी जो ली है कितने साल हो गए इस गाड़ी को लिए हुए, कितने की, ये तमाम तफसीलात जो है स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए रूल्स बना सकती है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि अगर एक मालिक री रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं करता जितना पीरियड उसको दिया गया है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी केस को देखेगी कि भाई क्यों री रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने अप्लाई नहीं किया। उसके बाद वो क्या कर सकते हैं कि मालिक को जुर्माना ले सकते हैं और वो जुर्माना 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन और अगर वो जुर्माना नहीं देते तो उसके बाद सेक्शन 177 के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और अगर जो सबसेक्शन 5 में ऑलरेडी अमाउंट कहा गया है अगर वो पे करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा 100 रुपया पे कर दिया, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी
और उसके अलावा सरकार को ये भी इख्तियार है, सरकार जितना अमाउंट फ़ाइन का चाहे उतना अमाउंट फ़ाइन का लगा सकती है, ये ताकत भी सरकार को दी गई है। उसके बाद अगर आप अपना रेजिडेंस चेंज करते हैं, मतलब आप एक जगह रह रहे हैं, आप वहाँ से चले गए, आप किसी जगह बिजनेस कर रहे हैं, आप वहाँ से किसी और जगह चले गए, तो आपने 30 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटीमेट करना है रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को कि जनाब मैं फ़लाँ जगह पर कल तक बिज़नेस कर रहा था, वहाँ से अब मैंने अपना घर चेंज किया है, मैं किसी दूसरी जगह आ गया हूँ, ये एड्रेस जो है वो मेरी आरसी के ऊपर आ जाना चाहिए। तो उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आपने रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को भेज देनी है, ताकि आपकी आरसी के ऊपर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर वो नया एड्रेस आपका ऐड कर दिया जाए। वो है चेंज ऑफ एड्रेस के केस में कि आप पहले बिजनेस कहीं और कर रहे थे, आप किसी जगह रह रहे थे, वहाँ से आप किसी और जगह चले गए, मिसाल के तौर पे। और ये क्या मामला है, आप बडगाम में रह रहे थे, आप अनंतनाग चले गए रहने के लिए, आप श्रीनगर में रह रहे थे, आप अवंतीपुरा आ गए रहने के लिए। अगर श्रीनगर अलग डिस्ट्रिक्ट है, अवंतीपुरा जो है किसी अलग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, या आप श्रीनगर रह रहे थे, आप गांदरबल चले गए, तो श्रीनगर से गांदरबल चले गए। अब अगर आप गांदरबल ही रहेंगे तो आपको फ़ौरन क्या करना है कि आपने रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को ये बताना है, श्रीनगर की रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को, जी गाड़ी मेरी आपके पास रजिस्टर थी, लेकिन अब मैं श्रीनगर से गांदरबल ट्रांसफ़र हो गया हूँ। तो उसके बाद ये भी कहा गया है कि, और उनसे ये गुजारिश कि जनाब मेरा नया रजिस्ट्री एड्रेस जो है वो इसके ऊपर अपडेट किया जाए, तो रजिस्ट्रिंग वो एड्रेस आपका अपडेट होगा। इंटीमेशन जो है एप्रोप्रिएट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के साथ प्रूफ ऑफ ऑथेंटिकेशन उसके साथ में होगा। अगर मालिक जो है नया एड्रेस रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को नहीं बताता विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, सेम 500 रुपये का जुर्माना उस मामले में होगा कि आपका घर का एड्रेस बदल गया, आप गाड़ी जो है आप जम्मू के रहने वाले हैं, आप किश्तवाड़ चले गए, अब आप गाड़ी अपनी, अब आपकी रिहाइश वहीं की है, आप रहने वाले वहीं के हैं, लेकिन आप रहते जम्मू हैं, तो जाहिर सी बात है अब ये चेंज ऑफ एड्रेस को लेकर हंगामा जम्मू कश्मीर में शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जब सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के आप प्रावधान देखेंगे, मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि आरटीओ साहिबान बड़ी देर के बाद जागे हैं, अचानक इनको ख्याल पड़ा कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर तो इतने सारे प्रोविजंस हैं और इन प्रोविजंस के तहत हमको कानूनी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए, तो इन्होंने कानूनी कार्रवाई करनी शुरू की। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे तो ये कानूनी प्रावधान सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट का हिस्सा कई सालों से हैं, लेकिन इन कानूनी प्रावधानों में जो संशोधन भी हुए वो 2019 में हुए, और 2019 में जो अमेंडमेंट हुई है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से दोबारा से बताऊंगा। इफ़ द ओनर ऑफ अ मोटर व्हीकल सीजेस टू रिजाइड or have his place of business at the address recorded in the certificate of registration of the vehicle, he shall within 30 days of any such change of address intimate in such form accompanied by such documents as may be prescribed by the central government his new address to the registering authority by which the certificate of registration was issued, or if the new address is within the jurisdiction of another state, and shall at the same time forward the certificate of registration to the registering authority, or as the case may be to the other registering authority, in order that the new address may be entered therein। साफ तौर पर यह है कि आप अगर जम्मू रह रहे हैं और आपकी रिहाइश यहीं की है, और उसके बाद आप चले गए यहाँ से डोडा रहने के लिए, या आप चले गए किश्तवाड़ रहने के लिए, और गाड़ी अब आपने वहीं पे चलानी है, तो वो नया एड्रेस भी आपको अपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में वो नया एड्रेस आपका आएगा, वो पुराना एड्रेस आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से डिलीट होगा। एक ही गाड़ी के दो एड्रेसेस, दो रजिस्ट्रेशन के लिए दो एड्रेस नहीं हो सकते। अच्छा, उसके बाद जैसा किसी ने पूछा है कि कार भाई के नाम पर है जो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन मैं उसको जम्मू में ड्राइव कर रहा हूँ, इज़ री रजिस्ट्रेशन नीडेड? आपके भाई के नाम पर गाड़ी है, आपके भाई साहब रहते दिल्ली में हैं, लेकिन गाड़ी जम्मू में चल रही है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि गाड़ी किसके नाम पर है, इंपॉर्टेंट ये कि गाड़ी चल कहाँ रही है, जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर भाई साहब ने आपके गाड़ी जो ख़रीदी है, अगर ये गाड़ी, एक तो हो गया कि फ्रेश कार अगर ख़रीदी है, दिल्ली का ही नंबर है, दिल्ली के ही रहने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है उस मामले में री रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर दिल्ली की कार है और जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, दिल्ली की कार है, दिल्ली में नहीं चल रही, जम्मू कश्मीर में चल रही है, तो जाहिर सी बात है उस मामले में री रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, फ्रेश कार है या आपने दिल्ली की कार है, दिल्ली के नंबर पर कार जो है वो दिल्ली में चल रही, दिल्ली के नंबर की कार है, लेने वाले का एड्रेस भी दिल्ली का,
जो आदमी, जिस आदमी के पास कार है वो भी दिल्ली का ही एड्रेस है, फिर जाहिर सी बात है वो गाड़ी जम्मू कश्मीर में तो चल ही नहीं सकती। लेकिन अगर लगातार उस कार को आरटीओ देखता है या आपके खिलाफ कोई शिकायत करता है कि जी गाड़ी इनकी जो है वो पिछले 1 साल से या पिछले 10 साल से रह तो जम्मू कश्मीर में रहे हैं लेकिन चला दिल्ली नंबर की गाड़ी रहे हैं, तो फिर मैंडेटरी होगा आपके लिए री रजिस्ट्रेशन कराना। और अगर ओनर किसी, जैसे मैंने आपको कहा कि ये भी एक मामला है, इस मामले में भी जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपका चेंज ऑफ रेजिडेंस भी होता है तो वो भी आपने रजिस्टरिंग अथॉरिटी के नोटिस में लानी है। चेंज ऑफ एड्रेस भी आप रजिस्टरिंग अथॉरिटी छुपा कर नहीं रख सकते। उसके बाद ये भी कहा गया, नथिंग इन द सेक्शन शैल अप्लाई वेयर द चेंज ऑफ एड्रेस रिकॉर्डेड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ड्यू टू टेम्परेरी एब्सेंस नॉट इंटेंडेड टू एक्सीड 6 months इन ड्यूरेशन और वेयर द मोटर व्हीकल इज नीदर यूज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द एड्रेस रिकॉर्डेड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिन भाई साहब ने अभी पूछा वो इस सेक्शन का भी ध्यान रखें कि सेक्शन, जैसे मैंने आपको कहा कि सबसेक्शन 1 में जहाँ पर ये कहा गया है कि मोटर व्हीकल के लिए चेंज ऑफ रेजिडेंस के लिए जहाँ पर कहा गया है कि ओनर के लिए, तो यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा गया है कि अगर 6 महीने से ज़्यादा आप एक जगह से दूसरी जगह आपका एड्रेस चेंज नहीं होता, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर 6 महीने से ज़्यादा नहीं होता तो उस मामले में साफ तौर पर ये कहा गया है कि उस मामले में फिर आपको चेंज ऑफ एड्रेस जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो साफ तौर पर ये कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के जो प्रावधान हैं वो तो लागू ही लागू हैं। उन सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के तहत आपको री रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। लेकिन दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप मांग क्या सकते हैं? सरकार से सिर्फ आप एक ही मांग कर सकते हैं कि जो रोड टैक्स 9% सरकार लगा रही है उसी की पावर सरकार के पास है कि सरकार उस रोड टैक्स को 9% से 6% भी कर सकती है, 2% भी कर सकती है। हमारा जो पड़ोसी राज्य है पंजाब, उस राज्य में रोड टैक्स के रेट दरें क्या हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। इसी तरीके से और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन यूनियन टेरिटरीज़ में रोड टैक्स की दरें क्या हैं वो आपको वहाँ से मालूम पड़ेंगी। एक ज़्यादती तो ज़रूर है कि 9% रोड टैक्स जम्मू कश्मीर में, सीधा जम्मू कश्मीर में 9% फ्लैट रोड टैक्स लगाना किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। आप जम्मू कश्मीर का मुकाबला महाराष्ट्र से नहीं कर सकते, आप जम्मू कश्मीर का मुकाबला दिल्ली से नहीं कर सकते, चेन्नई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसके साथ नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे नेबरिंग जो हमारे आस पड़ोस के राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज़ हैं, अगर वहाँ पर रोड टैक्स कम है तो एक ही मांग सरकार से की जा सकती है जो री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कि री रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपने रोड टैक्स रखा हुआ उस रोड टैक्स को कम करें। और रोड टैक्स को लेकर भी एक क्लैरिटी आपको दे दूं मैं कि रोड टैक्स कैसे पे करना है। रोड टैक्स के लिए कहा गया कि 9% आपको रोड टैक्स पे करना है। 9% का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आपने 2015 मॉडल की गाड़ी खरीदी है और 2021 में आप उसको जम्मू कश्मीर में रजिस्टर कराने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 2021 में जब आप उसको रजिस्टर कराएंगे तो ये गाड़ी 6 साल पुरानी है, इसका रोड टैक्स ऑलरेडी 15 साल का पे किया हुआ है। 15 साल के रोड टैक्स में से 6 साल का जो रोड टैक्स है, जाहिर सी बात है आपको 15 साल में से 6 साल तो निकल गए, 9 साल बचते हैं। तो आपसे 9 साल का रोड टैक्स जो है वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी यानी आरटीओ आपसे 9 साल का रोड टैक्स लेगा, 6 साल का रोड टैक्स आपको माफ़ होगा। उसके बाद जो 6 साल का रोड टैक्स भी है वो आप उस रजिस्टरिंग अथॉरिटी से, जो माफ़ कीजिएगा, जो 9 साल का रोड टैक्स आपने ऑलरेडी किसी रजिस्टरिंग अथॉरिटी में पे किया हुआ है, वो 9% आप वहाँ से वापस मांग सकते हैं। यानी 15%, 15 साल के लिए आप रोड टैक्स देते हैं। 15 साल के रोड टैक्स में से जितने साल उस गाड़ी को लिए हुए हो गए हैं, उतने साल के बाद जितने साल बचते हैं उनका रोड टैक्स आपको यहाँ पर पे करना है। और जो आपके साल, जो जितने साल का रोड टैक्स आप यहाँ पे कर रहे हैं उतने साल का रोड टैक्स आप रिफंड मांग सकते हैं उस रजिस्टरिंग अथॉरिटी से जिस रजिस्टरिंग अथॉरिटी से आपने गाड़ी ली है। उम्मीद है कुछ क्लैरिटी थोड़ी बहुत जो है वो इन सेक्शंस को लेकर आ गई होगी। और रोड टैक्स को लेकर एक परेशानी तो ज़रूर है कि ये दिल्ली हाई कोर्ट में भी मामला गया था, जिस मामले में ये सवाल पूछा गया था कि जी जो रोड टैक्स को लेकर री रजिस्ट्रेशन का जो मामला आपने बनाया है, इस री रजिस्ट्रेशन के मामले में परेशानी ये है कि लोग जब अपना एनओसी लेने जाते हैं और लोग जब अपना रोड टैक्स का रिफ़ंड मांगने जाते हैं उसमें वक्त बहुत लगता है और रिफ़ंड में दिक्कतें बहुत हैं। उन दिक्कतों को दूर किया जाए तो अब जैसे मैंने आपको कहा प्रावधान तो यही है, रोड टैक्स को लेकर
कुछ लोगों ने हमसे सवाल भी पूछे, जवाबन मैंने आपको कह दिया, जितना रोड टैक्स आप यहाँ पर अपनी गाड़ी का पे करेंगे उस रोड टैक्स का रिफंड आप उस आरटीओ से मांग सकते हैं जिस आरटीओ के पास ये गाड़ी पहले रजिस्टर्ड थी।